मॉलिक्यूलर पाथवे किसी न किसी कैंसर पे पूछते रहते हैं। तो ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का सिग्नलिंग कैसे पाथवे है। इसमें है सेल साइकिल, ये 4 से 45% पाथवे causes for hepatocellular carcinoma। सिग्नलिंग पाथवे है P53, RB, WNT, T53। दूसरा याद रखेंगे डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। ओके, इसमें SAL4, हिप्पोवाईपी और ऑन्कोजेनिक सिग्नल, ओके, EGFR, PIK3, mTOR और एंजियोजेनेसिस, FGF, PDGF। इम्यून रेस्पॉन्स में कौन है? इम्यून रेस्पॉन्स हम याद रखेंगे वही IL-6 तो पहले याद रखा, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या है? RNA एडिटिंग और जीनोमिक मेंटेनेंस में कौन सा हमारा वही टेलोमर और क्रोमैटिन रिमॉडलिंग। स्ट्रेस रिस्पांस माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीडेटिव रिस्पांस। कुछ बाकी तो मुश्किल है, बट अगर ये इतना ही याद रखेंगे नेम्स तो थोड़ा काम बन जाएगा। बाकी थोड़ा डिफिकल्टी मुझे लग रहा है याद रखना, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। द मेजर सिग्नलिंग पाथवेज फॉर मॉलिक्यूलर पाथवेज फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, सेल साइकिल। तो हमें वही हॉलमार्क है ना, जो हॉलमार्क ऑफ कैंसर से थोड़ा उन पे ध्यान रखे। सेल साइकिल पे तो लिख सकते हैं 5 सेल साइकिल 40 to 35% सबसे ज्यादा। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, ऑन्कोजेनिक सिग्नल, एंजियोजेनेसिस, इम्यून रेस्पॉन्स, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जीनोमिक मेंटेनेंस, स्ट्रेस रेस्पॉन्स, माइटोकॉन्ड्रिया। अंदर क्या क्या है फिर से रिपीट करता हूँ। सेल साइकिल में वही P53 डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, SAL4, IGF। ऑन्कोजेनिक सिग्नल में ऑन्कोजेनिक हमारा वो सिग्नल आएगा ऊपर से EGFR, PGF, PK, mTOR पाथवे। एंजियोजेनेसिस में वही प्लेटेड डिवाइड फैक्टर। इम्यून रेस्पॉन्स में IL-6। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में RNA एडिटिंग। जीनोमिक मेंटेनेंस में क्रोमैटिन रिमॉडलिंग, टेलोमर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स। ओके, ये टेबल ऐसा नाम याद यही था क्या? क्वेश्चन क्या आया था? इस बात कह रहा डेविटा पढ़ रहा हूँ, पढ़ा देता। अरे भाई ये मैं देख रहा सोच रहा था ये कैंसर का ही ना, ये पाथवेज पूछते हैं डेविटा में। अरे बाबा, तो फोटो ले लिया है, लेट ज्वाइन किया है, किसका पाथवे है ये? मैं बोलता हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये मतलब बस बता दो किसका पाथवे और कुछ नहीं। HCC ये जो डेविटा में जो ना सॉलिड मैलिग्नेंसी में कुछ ना कुछ पाथवे पूछते हैं, तो ऐसे सबका फोटो लेके रखा है। मैं हेपेटोसेलुलर का बोल रहा था, इसमें पाथवेज क्या क्या है? सेल साइकिल है, what are the pathways that cause cancer in hepatocellular carcinoma? Cell cycle, development and differentiation, oncogenic signal, angiogenesis, immune response, post-transcriptional modification, genomic maintenance, and stress response. These are the pathways by which hepatocellular carcinoma occurs. शेयर करके बता, शेयर कर प्लीज। शेयर पॉलिप्स पे हेयर, इस पे आई था ये फैप या पॉलीपोसिस सिंड्रोम कोलन में। हमको दिमाग में याद रखना है, पहले डिवाइड करेंगे व्हाट आर द कॉजेस विद एडेनोमेटस, व्हाट आर द हेमाटोमेटस, व्हाट आर द फैमिलियल, व्हाट आर द नॉन फैमिलियल। नॉन फैमिलियल में याद रखना है इन्फेक्टिव कॉजेस या इन्फ्लेमेटरी। जो पहले आते हैं एडेनोमेटस पॉलिप, एडेनोमेटस पॉलिप को दो में डिवाइड करेंगे। एक है विच इज कॉज्ड बाय एपीसी जीन, विच इज कॉज्ड बाय एमएमआर जीन। जो सिंड्रोम्स में हेमाटोमेटस में वो हमको पता है, प्यूज-जेगार्स, जुवेनाइल, कोवडन, बनियान रोवल काबा एंड मिक्स्ड पॉलिपोसिस।
ओके, एपीसी में कौन कौन है? फैप है, एटर्नेटेड फैप है, टर्कॉट है और गार्डनर भी है, इसने लिखा नहीं वो भी है। एमएमआर में कौन सा लिखेंगे? एचएनपीसीसी, मोएटरी, टर्कॉट इसमें भी है 1/3 फैमिलीज में। प्यूस जैगार में क्या है? वो जो हमाटोमेटिस में प्यूस जैगार्स, जुवेनाइल, काउडन, रावल कवक सिंड्रोम एंड मिक्स्ड। अदर फैमिली में वही इफ देयर इज हिस्ट्री ऑफ लेस देन 50 वही अपना थोड़ा लिख चिपकाएंगे। एमयूवाई पॉलीफोसिस सिंड्रोम, एमयूटीएच। नॉन फैमिली में हमारा वही है आगे, रेडिएशन कोलाइट, सीरोटोसिग्मा डिस्ट्रोफी, अल्सरेटिव क्रॉन्स, एक्रोमेगेली एंड क्रॉनकाइट। ये मुझे कंफ्यूजन है, क्रॉनकाइट ऊपर मुझे लगता है हमाटोमेटिस है, बट ये हमाटोमेटिस में नहीं आता है, ये नॉन फैमिलियल कॉज है ऑफ दिस फैमिलियल कोलोरेक्टल पॉलीपोसिस, नॉन फैमिलियल कॉज ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। तो सिंपलीफाइड दिमाग में याद रखें, अगर ये आया तो डिवाइड करेंगे क्वेश्चन को, causes because of polyps, adenomatous polyp, causes because of hematomatous polyp, non-familial causes and inflammatory causes, familial and non-familial। तो एडेनोमेटस पॉलिप को डिवाइड करेंगे, एपीसी कॉज बाय कॉज्ड बाय एमएमआर जीन, एपीपी सिंपल फैप, एटर्नेटेड फैप, टर्कॉट। एमएमआर में फिर से टर्कॉट फिर से आएगा, उसको एचएनपीसी से अपना चिपकाएंगे और मोएटरी सिंड्रोम। हेमाटोमेटस पॉलिप में वही जुवेनाइल पॉलीपोसिस, प्यूट्स जैगार, काउडन, बनियान। और फैमिलियल में वही हिस्ट्री ऑफ फैमिली, एमयूटीएच पॉलीपोसिस एंड फर्स्ट 2 डिग्रीज रिलेटिव वही लिखेंगे, एंड फैमिलियल कोलन ब्रेस्ट कैंसर। नॉन फैमिलियल में पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कैंसर, कोलोरेक्टल और एडेनोमेटस पॉलिप, या तो उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, रेडिएशन, यूट्रोसिग्मा डिस्ट्रोफी, एक्रोमेगेली, क्रॉनकाइट। ये मुझे सिंपलीफाइड वे लगा इसको याद रखने का जो इसने दिया है, तो रिवीजन हो जाएगा। का नाम तो आना ही है, जीजे का नाम आएगा तो। सीवर्ट ने पहले क्लासिफाई किया था इनको, सीवर्ट 1 to 3 में, पर उन्होंने किसको क्लासिफाई किया? ओनली एडिनो, ठीक है, ओनली एडिनोकार्सिनोमा ऑफ जी जंक्शन। इंक्लूड्स ऑल ट्यूमर्स दैट हैव एपिसेंटर विद इन 5 सेंटीमीटर। जो सीवर्ट ने बोला वो पढ़ रहे हैं ना, विद इन 5 सेंटीमीटर्स ऑफ जी जंक्शन ऑन ईदर साइड, ठीक है। ये कब उनका आर्टिकल आया था? 1987 में, कार्डिया कैंसर सीवर्ट ने दिया था। उसके बाद ये जो मीटिंग हुए उसमें कंफर्म किया कि ठीक है ऐसा मान लेंगे। सीवर्ट ने 3 क्लासेस दिए थे, ठीक है ना। सीवर्ट के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 है जी जंक्शन में इसोफेगस की तरफ, तो -1 दे रहा है उसको, -1 to -5, ठीक है। विद इन 5 का बोला था, तो फर्स्ट इज -1 to -5, टाइप 1। देन आता है टाइप 2, ये है -1 से 2 सेंटीमीटर इधर, मतलब एपिसेंटर इधर है और जी जंक्शन को इन्वॉल्व कर रहा है, या एपिसेंटर इधर है, जी जंक्शन को इन्वॉल्व कर रहा है, ये दोनों आएंगे, ठीक है। अभी मान लो कि कोई ऐसा है जिसमें इधर ही है सिर्फ और जी जंक्शन में नहीं जा रहा, तो उसको फिर स्टमक में डालेंगे, ठीक है। मतलब ये एजेसीसी के अकॉर्डिंग। तो टाइप फर्स्ट हो गया -1 to -5, टाइप सेकंड हो गया -1 + 2, एंड टाइप थर्ड हो गया बचा हुआ ये 2 to 5 वाला, ठीक है। तो ये सीवर्ट ने 3 टाइप दे दिए एडिनोकार्सिनोमा के। WHO बोलता है कि टाइप 1 इज इसोफेजियल कैंसर और टाइप 2 और 3 गैस्ट्रिक कैंसर है, पर एजेसीसी बोलता है कि टाइप 1 and 2 आर इसोफेजियल और टाइप 3 इज गैस्ट्रिक कैंसर। तो मैनेजमेंट अपना मेनली इसके बेस पे चलता है, तो मोस्टली अपन इसी के बेस पे करते हैं, एनसीसीएन भी इसी को फॉलो करता है। अगर टाइप 1 2 है वी विल ट्रीट एज इसोफेजियल, और अगर स्टमक मतलब टाइप 3 है तो स्टमक की तरह करेंगे, प्लस उसमें और भी जापानीज और निसी गाइडलाइन क्या है वो भी देख लेंगे। फिर आया निसी क्लासिफिकेशन। तो निसी क्लासिफिकेशन जो है टाइप 2 3 का कंफ्यूजन दूर करने के लिए आया, ठीक है ना। तो निसी ने बोला कि ईजीजे कार्सिनोमा की टर्म दी उन्होंने, इसोफेगोगैस्ट्रिक कार्सिनोमा, और किनको बोला? सीवर्ट टाइप 2 ओनली, ठीक है। -2 + 2, -2 से +2 में जो आ रहे थे उन्हीं को बोला, सिर्फ जंक्शनल की बात करेगा निशी, ठीक है ना। एंड इन्होंने बेरेट्स कार्सिनोमा को भी इंक्लूड किया साथ में, ठीक है। तो निसी ने किसके बारे में बताया? जंक्शनल कार्सिनोमा। जंक्शनल कार्सिनोमा -2
प्लस 2, ये पूरा 4 सेंटीमीटर का इन्होंने जंक्शन लिया, उसको जंक्शनल कार्सिनोम बोला। तो इसमें इन्होंने ये रखा कि सिर्फ एडिनो से रिलेटेड नहीं है, एडिनो एंड स्क्वेमस दोनों की बात कर रहा है, या जो भी हो, इसके अलावा भी हो तो वो भी इंक्लूड करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू निशी, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ हिस्टोलॉजी सिमिलर टू सीवर्ट टाइप 2। तो अपन ने देख लिया कि 1 और 3 में तो कंफ्यूजन नहीं था, 3 हमेशा स्टमक में जा रहा था, 1 इसोफेगस में जा रहा था, यहाँ कंफ्यूजन आ रहा था। WHO बोलता है कि स्टमक है और AJCC बोलता है कि नहीं इसोफेगस है, तो निशी बीच में आया, निशी ने बोला कि हम इसको करेंगे। इसने जंक्शनल को अलग से क्लासिफाई कर दिया, 5 टाइप बना दिए इसके, ठीक है। क्या क्या 5 टाइप है कि किधर में ट्यूमर रह रहा है, वही अगर सिर्फ इसोफेगस में रह रहा है, जैसे ये रह रहा है -2 से +2 के बीच में, सिर्फ इसोफेगस में रह रहा है, ई डिनोट कर दिया। हल्का सा गैस्ट्रिक में भी जा रहा है तो EG बोल दिया, बराबर है दोनों तरफ तो ये बोल दिया। गैस्ट्रिक में ज्यादा है, हल्का ई में जा रहा है तो GE बोल दिया, और सिर्फ गैस्ट्रिक में है तो G बोल दिया। ये 5 टाइप दे दिए निशी ने, ठीक है। तो ये निशी क्लासिफिकेशन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिस्टोलॉजी होता है ये, हिस्टोलॉजी का कोई फंडा नहीं है इसमें, ठीक है। ये उसी का डिनोट किया है वापस। वर्कअप कैसे करेंगे, तो अपन मोस्टली NCCN फॉलो करते हैं, सीवर्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेंगे सारे। तो बैरियम वगैरह अब ऑब्सोलेट हो गए, पहले बैरियम ये करवाते थे, ठीक है ना, मतलब जब सीवर्ट ने दिया था तब। अब तो अपने पास एंडोस्कोपी CT सब आ गया, या EUS है, इनके बेस पे अपन क्लासिफाई करते हैं एपिसेंटर देख के। एंडोस्कोपी से क्या क्या देखना है, बैरेट्स मेटाप्लेजिया है तो वो देखना है, सीवर्ट क्लास, एपिसेंटर क्या है, प्रोक्सिमल एक्सटेंट क्या है, डिस्टल एक्सटेंट क्या है। डिस्टल एक्सटेंट दिखेगा रिट्रोफ्लेक्स ट्यूब से, ठीक है। ये सब देख के अपने को बताना है कौन से टाइप का है। किस लिए करना है एंडोस्कोपी, टू डिसाइड द एपिसेंटर एंड सीवर्ट टाइप। प्रॉब्लम्स क्या है, अगर ट्यूमर ज्यादा बल्की है तो नॉन पॉसिबल हो सकता है, पुअरली डन हो, रिट्रोफ्लेक्स किया ही नहीं तो पता नहीं चलेगा डिस्टल, या फिर एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स होते हैं वो ऑब्स्क्योर हो गए डिजीज की वजह से, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। इसके बाद जो थोड़ा सा अपन डेमोग्राफिक और वो देख लेते हैं, सीवर्ट 1, 2, 3 में क्या क्या डिफरेंस है। तो मेल जो है वो ज्यादा होता है इसोफेगस में, फिर कम होता चला जाएगा, मतलब इक्वल ऑलमोस्ट, है ना, इधर 10:1, फिर 4:1, फिर 2:1। तो हमेशा मेल में कॉमन है, बट सीवर्ट टाइप 1 इज मच कॉमन इन मेल, ठीक है ना, 10:4:2। बैरेट का एसोसिएशन तो ये अपन जानते ही हैं, सीवर्ट टाइप 1 जो रहता है या इसोफेगस के लोअर एंड में जो रहेंगे उनमें ज्यादा रहेगा, तो इसमें ज्यादा रहता है। ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, अगेन सब एसोसिएटेड है बैरेट सी इसोफेगस से, तो इसमें ज्यादा रहेंगे। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस अपने को पता है स्टमक वाले में ज्यादा मिलता है, इधर ज्यादा रहेगा, है ना, ऑटोइम्यून वाला। एंड हिस्टोलॉजी लोरेन टाइप में ये भी अपने को पता है, इंटेस्टिनल इसमें रहेगा, सीवर्ट 2 इक्वल रहेगा, और सीवर्ट 3 डिफ्यूज लोरेन टाइप जो होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का डिफरेंस लिख सकते हैं। फिर यूज क्या है, यूज है बस अपने को तो ट्रीट करना है, तो वो प्लान करने में यूज है। चॉइस ऑफ सर्जरी में पहले क्या क्या ऑप्शन दिए, सब टोटल इसोफेजेक्टमी विद एडेक्वेट गैस्ट्रिक मार्जिन, मतलब सब टोटल इसोफेगस निकाल दिया, और स्टमक का जितना प्रोक्सिमल हिस्सा लेना है ले लिया, तो सब टोटल इसोफेजेक्टमी। फिर है एक्सटेंडेड टोटल, अगर टाइप 2, 3 है तो उनमें डिपेंडिंग, 3 तो स्टमक में आ गया तो उसमें तो ले ही लेंगे, टाइप 2 में भी डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑन लेसर कर्वेचर एक्सटेंडेड टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर देंगे। या फिर छोटा डिजीज है तो अपन ऑर्गन प्रिजर्विंग भी कर सकते हैं, कितना हिस्सा मारने पर, ये रेयर है, मतलब ऐसा कभी देखा नहीं मैंने, तो डिजीज अर्ली हो तो एक अलग बात है। नाउ सीवर्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड सर्जरी रिकमेंडेड बाय द ग्रुप, तो वो सेम ही है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सीवर्ट टाइप 1 रहेगा तो रेडिकल ट्रांसहाइटल का इन्होंने बोला है पहले सीवर्ट के अकॉर्डिंग, बट ट्रांसहाइटल से फिर लिम्फ नोड डिसेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो थोरेकोटोमी ज्यादा प्रेफर करेंगे इसमें, वो आगे आएगा, ठीक है। तो रेडिकल इसोफेजेक्टमी सब टोटल विद 2 फील्ड, 2 और 3 में एक्सटेंडेड टोटल गैस्ट्रेक्टमी विद D2, ठीक है। पेंक्रियाज और स्प्लीन प्रिजर्व करना ही है, ये अपने को पता है। ये सीवर्ट नहीं दिया था वापस 1996 में, पर इसमें थोड़ा चेंज आ गया टाइप 1 में, ये सेम ही है लगभग। मेरे को डाउट है, हम लोग हाँ। वैसे यही फॉलो
करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में जो आप बता रहे हो। पर देखो जापानीज आई थी ना जिसमें वो ईसोफेजियल पहले ईसोफेजियल इन्वेजन वो हाँ 1/3 हाँ 2/3 और फिर वो देख मोर देन 3 सेंटीमीटर लेस देन 3 सेंटीमीटर और स्टमक लेस देन 1/3 2/3 क्या वो कहीं मतलब क्या अगर एग्जाम में हमको क्वेश्चन आए तो हम वो लिख सकते हैं या हमें यही लिखना है? नहीं लिख मतलब इस जापानीज जो है वो जी जंक्शनल जोन करके बोलते हैं उसको, तो अपन वो जो ऐसा लिख सकते हैं अलग से। फिगर 2 में वो एक डायग्राम है ना अलग सा जिन्होंने पहले लेस देन 3 मोर देन 3 सेंटीमीटर फिर लेस वो देन है, मैं 1/3 नीचे बोलूंगा अभी आएगा। तो हम वो एग्जाम में लिख सकते हैं ना वो मतलब वी कैन वैलिड है कोट, ना? हाँ जापानीज लिख के लिख देंगे ना, अकॉर्डिंग टू जापानीज गाइडलाइंस दिस इज फॉलोड, ऐसा करके। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो फिर ये अपन ने देख लिया लगभग कौन सी सर्जरी किस में करेंगे। 1 में इसोफेजेक्टमी, 2 में एक्सटेंडेड टोटल ज्यादा हो रहा है, उससे भी कई बार काम चल सकता है, और 3 में तो डेफिनेटली है ही एक्सटेंडेड टोटल। अब ये आता है एनसीसीएन और जापानीज गाइडलाइंस का। तो एनसीसीएन तो मोस्टली वही फॉलो करता है, टाइप 1-2 एजेसीसी के अकॉर्डिंग, मतलब टाइप 1-2 है इसोफेगस की तरह ट्रीट करो, टाइप 3 है स्टमक की तरह ट्रीट करो। ठीक है, तो वही टाइप ऑफ सर्जरी हो गया एनसीसीएन और मतलब एनसीसीएन का ज्यादा है ये सब टोटल इसोफेजेक्टमी, लोअर थोरेसियल इसोफेजियल कार्सिनोमा में, और टोटल गैस्ट्रेक्टमी करेंगे अपन जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है उसकी तरह, मतलब 1 को अपन ट्रीट करेंगे इसोफेगस की तरह, 3 को ट्रीट करेंगे स्टमक की तरह, और 2 को इन्होंने बोला, मोस्टली जापानीज ने बोला कि आप निसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ट्रीट करोगे। ठीक है ना, वो भी आगे आएगा, ये पुराना इसलिए मैंने हटा दिया इसको। ठीक है, तो वो बोले कि अगर 2 बीच का आ गया तो निसी ने मेहनत की है, उसने क्लासिफिकेशन करके बनाया भी है, तो उसका यूज करेंगे, उसके हिसाब से अपन मैनेज करेंगे। ठीक, तो 1-3 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 इज लाइक इसोफेगस, 3 इज लाइक स्टमक, 2 का ही जो बच रहा था उसमें ये बोल दिया इन्होंने। अब रेशनल ये तो मतलब ऐसा पढ़ने भरने के लिए, एम ऑफ सर्जरी R0 रहता है हमेशा। रूल्स गवर्निंग R0 क्या रहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मार्जिन, प्रोक्सिमल, डिस्टल। ठीक है ना, ये कितना लेना है वो आगे आएगा। सर्कमफेरेंशियल लिम्फेडेक्टमी, यही रहना है सर्जरी का मोटा मोटा, ये अपना टारगेट है। ठीक है, तो सॉरी, R1 डिसेक्शन इसोफेजियल प्रोक्सिमल मार्जिन में 20% मिल रहे थे, तो फ्रोजन अपने को भेजना चाहिए आइडियली। ठीक है, प्रोक्सिमल का। डिस्टल में जरूरत नहीं, डिस्टल में तो काफी बड़ा ले रहे हैं अपन, पूरा स्टमक निकाल दे रहे हैं, या प्रोक्सिमल कर रहे हैं, डाउट हो तो भेज सकते हो, अलग बात है, अदरवाइज डिस्टल में जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मार्जिन की अलग अलग गाइडलाइन आई। जापानीज का अपन ने स्टमक वाला पढ़ा था गाइडलाइन, तब गाइडलाइन में था, उन्होंने दिया था 2 सेंटीमीटर लेना है T1 के लिए, 3 लेना है T2 या फिर एक्सपेंसिव कैंसर टाइप हो, मतलब बोरमैन वाले जो प्रोलिफरेटिव हो, और 5 लेना है जो T3 T4 हो या इन्फिल्ट्रेटिंग हो। एस्मो का बोलना है कि 5 सेंटीमीटर और डिफ्यूज है तो 8। एनसीसीएन बोलता है 4 सेंटीमीटर फॉर T1 to T3। तो इनका सबका मिक्सर निकाल के जब निकाला तो बोला कि 5 सेंटीमीटर ले लो, 5 सेंटीमीटर ऊपर 5 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, अभी आया कि फिर नोड कितने निकालने, मार्जिन तो हो गया। तो मीडियस्टनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट डिपेंड करता है इसोफेगस के इन्वॉल्वमेंट पे, जो अवनीत बता रही थी अभी कि इसोफेगस कितना इन्वॉल्व है उसके बेस पे अपन देखेंगे। तो पहले ये 3 सेंटीमीटर का फंडा था, है ना, लिमिटेड अप टू 3 सेंटीमीटर है, तो अपन ट्रांसआइटल करके निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत नीचे का इधर का ये नोड निकाल लेंगे। और एक्सटेंसिव अगर मोर देन 3 है तो फिर अपने को मोस्टली ट्रांसआइटल से भी काम चल सकता है तो ठीक है, नहीं तो ट्रांस थोरेसिक जाके करना पड़ेगा डिसेक्शन पूरा इन नोड का। ठीक है, ये करना पड़ेगा 2 फील्ड। ये आया फंडा, पर ये था 3 सेंटीमीटर पे, तो उसमें भी आगे रिवीजन होंगे, है ना। तो अब अपने को पता है कि एब्डोमिनल लिम्फ नोड अपने को कैसे करने हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द स्टमक कितना निकाल रहे हैं, किस टाइप की सर्जरी कर रहे हैं उसी पे, प्रोक्सिमल कर रहे हैं तो उस एक्सटेंट में, टोटल कर रहे हैं तो टोटल के हिसाब से। ठीक है, तो वो स्टमक वाला फंडा लग जाना है इधर। अब आता है जी जंक्शन, मतलब जो जंक्शनल जो है ना। तो बेनिफिट ऑफ रिमूवल ऑफ नोड्स एट वेरियस स्टेशंस, ये जापानीज ने बीच में दिया था, इंडेक्स ऑफ एस्टिमेटेड बेनिफिट ऑफ लिम्फ नोड डिसेक्शन, जिसके बाद इन्होंने काफी एक्सटेंसिव वाला वो दिया था, वो अभी रिवाइज कर दिया वापस। तो सीवर्ट टाइप 2 में इन्होंने बोला नो और मिनिमल अगर गैस्ट्रिक इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ प्रोक्सिमल कर दो, टोटल करने की जरूरत नहीं है, और प्रोक्सिमल के हिसाब से स्टेशन निकाल दो। 3 है सम गैस्ट्रिक इन्वॉल्वमेंट है तो फिर टोटल की तरफ भी ज्यादा जाओ आप, 3 है तो स्टमक की तरह ट्रीट करो। ठीक है ना,
इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ डिसीजन रूल्स क्या रहेंगे? तो ये हो गया अपना प्रोक्सिमल 5, डिस्टल 5, सर्कमफेरेंशियल एल्बम्रोक आना चाहिए। लिम्फ नोड कैसे करना है? तो एक्सटेंट ऑफ इसोफेगस के बेस पे, स्पेशली टाइप 2 या जंक्शनल में। ठीक है, तो पहले था कि अपन लेस देन 3 में ट्रांसआइटल करेंगे, मोर देन 3 में ट्रांसथोरेसिक सब टोटल इसोफेगस। अभी इसको जापानीज ने भी रिवाइज कर दिया है, उसका आगे रीजन आएगा। ठीक है, और ये अपन ने पढ़ लिया, स्टमक जितना निकालेंगे उसके हिसाब से स्टमक का लिम्फ नोड निकाल देंगे। रिकंस्ट्रक्शन कैसे करने, तो ये तो अपने को पता ही है, देख लेते हैं डायग्राम। ये इसोफेगोगैस्ट्रोस्टमी मतलब बचा हुआ इसोफेगस स्टमक में लगा दिया लाके, ठीक है, या फिर जेजुनल इंटरपोजिशन कर दिया, इधर जेजुनम घुसा दिया बीच में। ये इसलिए ट्राई मार रहे हैं कि रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस नहीं हो, पर जनरली प्रैक्टिस में मतलब देखा नहीं मैंने, तो मे भी कुछ सेंटर पे करते होंगे, है ना। तो इसोफेगोगैस्ट्रोस्टमी हो गया, फिर जेजुनल इंटरपोजिशन, बीच में जेजुनम दे दिया। फिर आ गया डबल ट्रैक्ट, कि जेजुनम ठीक है रूएन वाई जैसा है पर डबल ट्रैक्ट है, दो रास्ते दे दो, इधर से आएगा खाना, इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, दो रास्ते बना दो, डबल ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे ही नीचे रूएन वाई जो अपन स्पेस जनरली करते हैं, रूएन वाई जीजे सॉरी रूएन वाई इसोफेगोजेजुनोस्टमी और जेजुनल इंटरपोजिशन, इसमें भी ये टोटल अगर किया तो ये सब टोटल के सारे, ये टोटल के सारे टोटल अगर किया तो रूएन वाई इसोफेगोजेजुनोस्टमी, सेकंड है जेजुनम दे दो बीच में, थर्ड है वही डबल ट्रैक्ट, दो रास्ते दे दो, इधर भी इधर भी। ठीक है, डबल ट्रैक्ट जेजुनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारे रिकंस्ट्रक्शन है। प्रोक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी के क्या अप्रोच कौन से अपने को पता ही है। रिफ्लक्स का रिस्क रहता है ना, और एनास्टोमोटिक स्ट्रक्चर का रिस्क रहता है। एडवांटेज क्या है? बेटर फूड इंटेक, बेटर न्यूट्रिशनल आउटकम, क्योंकि डिस्टल स्टमक बच रहा है, पाउच बच रहा है स्टमक का, कैपेसिटी वॉल्यूम बच रहा है मतलब, तो फूड इंटेक बेटर रहता है। अब ये जो चेंज हो गया वो देख लेते हैं। जापानीज जो गेस्ट सी स्टमक का गाइडलाइन था 2021 वाला, उन्होंने चेंज कर दिया, तो ये निसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये स्क्वेमस एडिनो का फंडा चला गया, सब एक साथ ही आ गया, है ना, अकॉर्डिंग टू निसी क्लासिफिकेशन। तो निसी ने तो ऐसा कुछ डिवाइड नहीं किया था, निसी ने बोला कि कुछ भी हो -2 to +2 वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 5 टाइप्स। ठीक है, अब वो 5 टाइप भी इन्होंने यूज नहीं किया, इन्होंने बोला सिंपल फंडा है, अगर 2 सेंटीमीटर या इससे कम इसोफेगस इन्वॉल्व है, 2 से 4 है या 4 से ज्यादा है, तो इनमें तीनों में अपने को अलग अलग अप्रोच रखना है। क्या रखना है वो देख लेते हैं। अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, वी विल डू ट्रांसआइटल सर्जरी। ट्रांसआइटल में अपन स्टमक अपन प्रोक्सिमल ही निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोक्सिमल के हिसाब से 1 2 3A 7 8 9 और 11P और 19 ये निकाल देंगे। ठीक है, ये अपने को निकालना है अगर 2 सेंटीमीटर इन्वेजन हो। 2 to 4 अगर है, उसमें भी ट्रांसआइटल से मोस्टली काम चल जाएगा, कुछ केसेस में नीडेड है तो ट्रांसथोरेसिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्लस अपने को कर देना है 19 एंड 110, 19 तो ऑलरेडी है, 110 और जोड़ देना है इसमें, इससे इसमें जाएंगे तो एक 110 एक्स्ट्रा निकालना है। लोअर थोरेसिक जो मीडियस्टनल है उसका एक बस, और लिम्फ नोड निकालने का मतलब नहीं है। ठीक है, और फिर आया कि अगर मोर देन 4 इसोफेगस इन्वॉल्व है तो फिर थोरेकोटमी करना है अपने, है ना। थोरेकोटमी करेंगे और कौन से निकालेंगे, ये तो है सारे 1 2 3 7 8 9 11 भी, उसके साथ में 19 और 106 to 112, 106 to 112। 106 में कौन सा, ये वाला ओनली, ये जो राइट रेकरेंट के लोग हैं वो निकालेंगे। ठीक है, ये लिम्फ नोड डिसेक्शन करना है। तो क्लियर हो गया, टाइप 1 को अपन ट्रीट करेंगे इसोफेगस, 3 को करेंगे स्टमक की तरह। अगर एनसीसीएन फॉलो कर रहे हैं तो टाइप 2 को भी वी विल ट्रीट एज इसोफेगस। अगर जापानीज फॉलो कर रहे हैं तो फिर बीच में अलग बना दिया इन्होंने, जापानीज बोले कि बीच में निसी आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जापानीज 1 निसी एंड 3 स्टमक की तरह, ये अपना है। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर से ऐड कर सकते हैं। ये पूछ रहे थे ना अवनीत? हाँ, यही पूछ रहे थे। ओके ओके ओके, थैंक यू।
क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मिनिमली इन्वेसिव ईसोफेजेक्टमी में स्टडीज जो आई थी, सबसे पहले जो आई थी वो थी लुकेटिच की। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंपेयर किया था 3 इंसिजन ईसोफेजेक्टमी वर्सेस मिनिमली इन्वेसिव आइवर लुइस ईसोफेजेक्टमी। तो इन्होंने देखा था कि मीडियन आईसीयू स्टे जो है वो कम है, 2 डेज है, लेंथ ऑफ स्टे 8 डेज है, और स्टेज स्पेसिफिक सर्वाइवल जो है उनका पेशेंट्स का बराबर होता है एज कम्पेयर टू ओपन ईसोफेजेक्टमी। तो उन्होंने और कुछ पैथोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं देखे, उन्होंने बस ये देखा कि स्टेज 1 में ओपन और मिनिमली इन्वेसिव का सर्वाइवल सेम है, स्टेज 2 में ओपन और मिनिमली इन्वेसिव का सर्वाइवल सेम है। तो लुकेटिच ने स्टेज स्पेसिफिक सर्वाइवल देखा था। फिर आया था टाइम ट्रायल। टाइम ट्रायल में क्या था, इन्होंने वही मिनिमली इन्वेसिव वर्सेस ओपन ग्रुप में देखा था, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इन्होंने पहली बार R0 रिसेक्शन रेट्स के बारे में बोला और लिम्फ नोड रिट्रीवल के बारे में बोला। लुकेटिच ने सिर्फ स्टेज स्पेसिफिक सर्वाइवल बोला था। तो टाइम ट्रायल ने बोला कि R0 रेट्स में कोई फर्क नहीं है, लिम्फ नोड रिट्रीवल में भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है, और लेंथ ऑफ स्टे कम हो जाता है, पल्मोनरी इन्फेक्शंस भी कम हो जाते हैं। तो टाइम ट्रायल ने बोला कि भैया पैथोलॉजिकली भी बहुत अच्छा है और लेंथ ऑफ स्टे वाइज भी बहुत अच्छा है। और फिर 3 साल बाद इन्होंने अपना एक नया वो निकाला स्टडी, और उसके बाद बोला कि अब हम ये बोलते हैं कि सर्वाइवल भी ठीक है, नो डिफरेंस इन 3 ईयर ओवरऑल एंड डिजीज फ्री सर्वाइवल। तो पहले दे सेड अबाउट हॉस्पिटल स्टे, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड देन 3 साल के बाद सर्वाइवल के बारे में भी बोले। फिर एक मेटा एनालिसिस आया 48 स्टडीज का, उन्होंने बोला कि मिनिमली इन्वेसिव वर्सेस ओपन में हॉस्पिटल मोर्टालिटी, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस ये सब कम हो जाते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और आउटिक वो रिगर्जिटेशन ये सब कम हो जाता है, ठीक है। फिर आया मीरो ट्रायल। मीरो ट्रायल ने थोड़ा उल्टा किया, इसने क्या किया, इसने हाइब्रिड अप्रोच ली, बट हम लोग जो थोरेकोटमी करते हैं, थोरेकोटमी वैसे ही रखी, ओपन रखी, बट अब्डोमेन वाला जो है वो कर दिया लैब गैस्ट्रिक मोबिलाइजेशन, ठीक है, और दूसरी तरफ रखा ट्रांसथोरैसिक ओपन ईसोफेजेक्टमी। इसने भी देखा कि अगर आप थोरैसिक ओपन भी कर रहे हो, लेकिन अगर लैब से गैस्ट्रिक वो कर रहे हो, मोबिलाइजेशन कर रहे हो, तब भी there was a significant difference in major intra-op and post-op pulmonary infections, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्टैटिस्टिकली डिफरेंस था, वो फेवर कर रहा था मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी को। इसमें भी उन्होंने ये बोला कि 5 ईयर ओवरऑल और डिजीज फ्री सर्वाइवल में कोई फर्क नहीं है। फिर आया रोबोट, ये था मीरो ट्रायल। तो इट वाज पहले लुकेटिच, फिर टाइम ट्रायल का लॉन्ग टर्म, फिर मीरो, फिर रोबोट ट्रायल। रोबोट ट्रायल क्या है, इसने ओपन वर्सेस रोबोटिक कंपेयर किया। तो ऑब्वियसली रोबोटिक का जो है वो बेटर होगा, तो इट वाज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, और ये देयर वाज नो डिफरेंस इन ओवरऑल सर्वाइवल, डिजीज फ्री सर्वाइवल और लेंथ ऑफ स्टे, ठीक है। फिर आया रोबोट के बाद रामी ने क्या किया, रामी ने एक्चुअली कंपेयर किया कि रोबोट वर्सेस जो हम कन्वेंशनल मिनिमली इन्वेसिव करते हैं, वैट्स वगैरह। तो उन्होंने वैट्स वर्सेस रोबोट पहली बार किया रामी में, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कोई फर्क नहीं है, आप वैट्स करो, रोबोटिक करो, कोई फर्क नहीं है, दोनों में शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, R0 रिसेक्शन ले, 90 डे मोर्टालिटी बराबर है। वैट्स भी कर सकते हैं, रोबोटिक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जो रोबोट ट्रायल हुआ था, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो रोबोट ट्रायल में जो है उन लोगों ने कोई वो नहीं बताया था, अपना पैथोलॉजी कोई स्पेसिफिक नहीं किया था। रोबोट 2 ट्रायल में उन्होंने पैथोलॉजी स्पेसिफिक हो गए हैं, वो उन्होंने अडीनो कार्सिनोमा पेशेंट्स लिए हैं, वही रामी वर्सेस कन्वेंशनल मिनिमली इन्वेसिव ट्रायल किया है। तो रोबोट 2 वाज रोबोट वर्सेस ओपन, रोबोट 1 वाज रोबोट वर्सेस ओपन, रोबोट 2 इज रोबोट वर्सेस कन्वेंशनल मिनिमली इन्वेसिव। तो सिर्फ अडीनो कार्सिनोमा के इसको अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं है, इट्स स्टिल ओपन टू अक्यूरल, ठीक है। तो एनसीसीएन क्या बोलता है कि सीवर्ट 2-3 है तो लैप्रोस्कोपी करनी चाहिए, क्योंकि इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग रेडियोलॉजिकली ओकल्ट डिजीज, और अगर पॉजिटिव पेरिटोनियल साइटोलॉजी आती है पेशेंट्स की इन द एब्सेंस ऑफ पेरिटोनियल इम्प्लांट्स आल्सो, तब भी वो M1 डिजीज है, ठीक है। और CT3 के ऊपर पेशेंट है या नोड पॉजिटिव पेशेंट है, आपको लैब स्टेजिंग और पेरिटोनियल वॉशिंग्स लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर मल्टी स्टेशन बल्कि लिम्फेडेनोपैथी है पेशेंट को, तो वो अनरिसेक्टेबल होता है, तो उसको आपको बाकी फैक्टर्स के साथ भी देखना चाहिए कि एज कैसी है, परफॉर्मेंस स्टेटस कैसी है और ये सब।
अगर इसोफेगो गैस्ट्रो जंक्शन कैंसर है और उसके साथ सुप्राक्लावियल लिम्फेडिनोपैथी है, वो अनरेसेक्टेबल है, ठीक है। और अगर मिनिमम रिट्रीवल आपके 15 लिम्फ नोड होना चाहिए विदाउट इंडक्शन कीमोथेरेपी, ठीक है। अगर आफ्टर प्री ऑप रेडिएशन दिया है तो रिसेक्शन सिमिलरली आपको रेकमेंडेड है, बट ऑप्टिमली कितने लिम्फ नोड होने चाहिए वो नहीं पता। ये एनसीसीएन के पॉइंट्स है, ठीक है। ये कुछ एडिशनल थे, ये वो नहीं है मतलब ओपन वर्सेस मिनिमली इन्वेजिव नहीं है, एनसीसीएन में कुछ फालतू लिखा हुआ था, वो मैंने बताया। चलो अब इसोफेजेक्टमी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इसमें आप डिवाइड कर सकते हो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्डूट कॉम्प्लिकेशंस, आरएलएन इंजरी, काइलोथोरैक्स और फंक्शनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। फंक्शनल डिसऑर्डर्स में आप वही डिले, गैस्ट्रिक एम्पटिंग, डिस्पेजिया, रिफ्लक्स और डंपिंग बात करते हो, ठीक है। तो पहले देखेंगे कॉन्डूट कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉन्डूट कॉम्प्लिकेशंस में मोस्टली आते हैं अनास्टोमोसिस लीक, कॉन्डूट इस्कीमिया और अनास्टोमोटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कॉन्डूट कॉम्प्लिकेशंस जो है ना मोस्टली डिपेंड करते हैं इस्कीमिया पे। कॉन्डूट इस्कीमिया हुआ तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा है, लीक, स्ट्रक्चर सब कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्या देखा था उन लोगों ने कि जिन कॉन्डूट्स का उन्होंने लेजर डॉपलर परफ्यूजन कम देखा ना, उन लोगों में ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा थे। फिर अनास्टोमोटिक लीक उन्होंने देखा कि मोस्टली जो 5 to 40% पेशेंट्स में अनास्टोमोटिक लीक होता है, और पेरी अनास्टोमोटिक लीक जो होता है वो मोस्टली होता है गैस्ट्रिक स्टेपल लाइन से या फिर टिप नेक्रोसिस होती है। तो क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, टेक्निक क्या यूज की है, लोकेशन क्या है कंडूट की। ऑब्वियसली अगर लंबा लेंथ लेंगे जैसे रेट्रोस्टर्नल लेंगे तो कम वो होगा, मतलब कम नेक्रोसिस होगा। पोस्टीरियर रेट्रोस्टेरनल लोगे तो ज्यादा कॉन्डूट नेक्रोसिस होगा, पोस्टीरियर मीडियास्टेरनल में कम कॉन्डूट नेक्रोसिस होगा। कि जब भी आप छोटा पाथवे लेते हो तो छोटे पाथवे में कम टेंशन आती है और कम नेक्रोसिस होता है, ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्डूट क्या है, लोकेशन ऑफ कॉन्डूट क्या है, डिग्री ऑफ डीवैस्कुलराइजेशन कितनी हुई है, ठीक है। तो थोरैसिक एनास्टोमोसिस अगर है तो इट इज लेस प्रोन टू लीक, बट वी नो इट इज मोर मॉर्बिड। सर्वाइकल एनास्टोमोसिस हैज मोर प्रोपेंसिटी टू लीक बट इट इज लेस मॉर्बिड। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगर सर्वाइकल एनास्टोमोसिस किया है तो सिर्फ ड्रेनेज करना है, और हम एंडोस्कोपिक स्टेंटिंग भी कर सकते हैं, बट मेनस्टे इज ड्रेनेज करना है। थोरैसिक में क्या है, थोरैसिक में आपको रीएक्सप्लोरेशन की जरूरत पड़ सकती है, एंडोस्कोपिक स्टेंटिंग कर सकते हो बट वो मोस्टली माइग्रेट हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम है। ट्रांसलुमिनल वैक्स थेरेपी, मायोक्यूटेनियस फ्लैप्स यूज कर सकते हैं। ये है थोरैसिक लीक की मैनेजमेंट। नेक्स्ट आओ काइलोथोरैक्स। काइलोथोरैक्स में रेट ऑफ इंजरी ऑफ thoracic duct is 0 to 8%, mortality 18%। और एक मिनट ये हाँ। ट्रांसलुमिनल वैक थेरेपी क्या होता है, मतलब कंसेप्चुअली क्या होता है? ये मैंने एक बार एक फोटो देखी थी, उन लोगों ने बेसिकली एंडोस्कोप के थ्रू कुछ तो वो जो वैक नहीं होता स्पॉन्ज वाला, वो लगाया था। बेसिकली इसोफेगस इज ओपन विद द थोरैक्स ना, यही है ना टेक्निकली? हाँ हाँ। तो वो जैसे हम वैक थेरेपी करते हैं ना ओपन वुंड्स में, वैसे उन्होंने एक एंडोस्कोप के थ्रू वैक थेरेपी की थी। मैंने एक फोटो देखी थी, मैं शेयर करूंगी अभी। ठीक ठीक। बट ये पर मैंने उसमें भी पढ़ा है जब भी इसोफेगस का वो वैसा रहेगा तब वैक कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो नहीं पता, कहीं तो बताया था कि ये सब वुंड्स इसोफेजियल में जो सुई है इसमें जो रहता है इसमें वैक थेरेपी कर सकते हैं। ठीक। फिर काइलोथोरैक्स जो थोरैसिक डक्ट इंजरी है उसका रेट है 0 to 8%, मोर्टालिटी 18% और 30 डे मेजर कॉम्प्लिकेशन रेट इज 85%। तो प्रोफाइलैक्टिक लाइगेशन ऑफ थोरैसिक डक्ट जो है वो मना करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि प्रोफाइलैक्टिक लाइगेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे जो है इंसिडेंस डिक्रीज नहीं हुआ था और सिग्निफिकेंट वर्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देखा था उन्होंने, ठीक है। बट पता नहीं हमारे यहाँ तो करते हैं हमेशा। फिर उन्होंने देखा था कि डायग्नोसिस कैसे बनाओगे आप काइलोथोरैक्स का, कि चेस्ट ट्यूब आउटपुट कम होना चाहिए विद इंटरनल एलिमेंटेशन, चेंज इन आउटपुट फ्रॉम सीरोसैग्नस टू मिल्की, और प्लूरल फ्लूइड जो ट्राइग्लिसराइड्स है अगर वो 110 से ऊपर है या काइलोमाइक्रॉन्स की प्रेजेंस आपने प्रूव कर दी है तो दैट इज डायग्नोस्टिक ऑफ काइलोथोरैक्स। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एंट्रल न्यूट्रिशन बंद करके, टीपीएन देके, चेस्ट ड्रेन आउटपुट ऑब्जर्व करके, ऑक्ट्रियोटाइड देके, फ्लूइड रिससिटेशन और शॉर्ट कोर्स देना है। ये पूरी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का एक शॉर्ट कोर्स देना, देखते नहीं रहना है। अगर ठीक हो रहा है पेशेंट
तो ठीक है कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लीक सेटल नहीं हो रहा, इफ इट इज मोर देन 10 ml per kg for more than 5 days, it will fail conservative management. You will have to take the patient for early surgical management. ठीक है, फिर अर्ली सर्जिकल मैनेजमेंट जैसे शुड बी डन विद इन 14 डेज, क्योंकि हाई मोर्टेलिटी होती है, क्योंकि इतना ज्यादा जब काइल लीक होता है पेशेंट बिकम्स इम्यूनोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल डिप्लीटेड। ठीक है, तो 14 डेज के अंदर अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट कर देनी चाहिए अगर काइल लीक इज मोर देन 10 ml per kg फॉर मोर देन 5 डेज। सर्जिकल अप्रोच में क्या होता है, राइट थोरेकोटमी करते हैं, कंटूट का रिट्रैक्शन करते हैं, थोरैसिक डक्ट की लाइगेशन करते हैं विद और विदाउट लिम्फेंजियोग्राम। ठीक है, तो सोर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, 25 cc पर आवर क्रीम देते हैं, वेजिटेबल ऑयल देते हैं एंट्रली फीडिंग ट्यूब से 6 आवर्स प्रायर, 6 आवर्स प्रायर टू सर्जरी। फिर प्रॉक्सिमली और डिस्टली लाइगेट करके देखते हैं कि कहाँ से लीक हो रहा है। अगर लीक आइडेंटिफाई हुआ तो उसको लाइगेट करते हैं, अगर लीक आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो ऑल द टिश्यू बिटवीन स्पाइन एंड आउटा एज कॉर्डल एज पॉसिबल को राइट हेमीथोरैक्स में लाइगेट कर देंगे। ठीक है, और प्री ऑप, ठीक है, प्री ऑप जो है आप ये कर सकते हो कि एजाइगस वेन को भी लाइगेट कर दो, एन ब्लॉक या प्रिजर्व भी कर सकते हो। फिर अनास्टोमोटिक स्ट्रक्चर ये 9 to 40% पेशेंट्स में होता है, इसका भी रीजन कंडूट नेक्रोसिस ही है, या दूसरा जो वो हो सकता है वो है रेकरेंस। तो जब भी पेशेंट स्ट्रक्चर के साथ आता है आपको रेकरेंस हमेशा रूल आउट करना है। पेशेंट विल प्रेजेंट विद आइदर डिस्फेजिया, ओडाइनोफेजिया और एस्पिरेशन। चांसेस क्या है कि कंड्यूट मैल परफ्यूजन हुआ होगा, सर्जिकल टेक्निक खराब होगी या लीक हुआ था उसके बाद स्ट्रक्चर बना। तो ये गैस्ट्रिक पुलअप में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोलोनिक, पर कोलोनिक हम यूजुअली मैलिग्नेंसी में करते ही नहीं है। तो जैसे कि अगर आप सर्कुलर स्टेपलर यूज करोगे उससे चांसेस ज्यादा होंगे अनास्टोमोटिक स्ट्रक्चर के एज कम्पेयर टू यूजिंग अ मॉडिफाइड कोलार्ड या हाइब्रिड टेक्निक। तो इसमें मैनेजमेंट क्या है, अगर रेकरेंस है तो आपको अगर छोटा रेकरेंस है, सिर्फ वही सर्जिकल साइट पे रेकरेंस है, ठीक है, तो जो टॉलरेट कर सकता है उसको सर्जिकल रिसेक्शन करो, या छोटे सिर्फ स्मॉल रेकरेंस, एक सिर्फ वही एक रेकरेंस और कहीं नहीं आया तो लोकल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस यू कैन ट्राई, या फिर कंप्लीट इसोफेगोगैस्ट्रेक्टमी विद कोलोनिक इंटरपोजिशन यू कैन ट्राई अगर सिर्फ वही एक रेकरेंस आया है और कहीं नहीं है। तो बिनाइन स्ट्रक्चर है तो एंडोस्कोपिक डायलिटेशन करना है, और एज सून एज डिस्फेजिया आई रिपीट एज ऑफन एज नीडेड। लेकिन रिवीजन ऑफ एनास्टोमोसिस बहुत रेयरली जरूरत पड़ती है, मोस्टली बिनाइन स्ट्रक्चर में यू डू बलून डायलिटेशन। रेकरेंस अगर सिर्फ वही एक अकेला साइट ऑफ रेकरेंस आया है तो यू विल हैव टू लोकली रिसेक्ट। फिर आरएलएन इंजरी, ये प्रेजेंट्स विद होर्सनेस, डिस्निया, एस्पिरेशन। ये ज्यादा सर्वाइकल एनास्टोमोसिस के साथ होता है कि आप आरएलएन हैंडलिंग ज्यादा करते हो, तो ये आप लैरिंगोस्कोपी या स्वॉलो पे कंफर्म कर सकते हो कि एस्पिरेशन हो रहा है स्वॉलो पे, या लैरिंगोस्कोपी पे आप कंफर्म कर सकते हो कि आरएलएन इंजरी है। इसका मैनेजमेंट है वोकल कॉर्ड मिडलाइजेशन, जो कि आप टेम्परेरी भी कर सकते हो, नहीं ठीक होता तो परमानेंटली भी कर सकते हो। इतना ही पढ़ा मैंने। मैं स्टैट्स पढ़ा लूं 5 मिनट, 3-4 टॉपिक छोटे छोटे। खुशी से पढ़ाओ सर, प्लीज पढ़ाओ। नहीं वो वैसे अभी शुरुआत तो मैं सी इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, एक पेज के आंसर हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, 4 लाइन लिख दिया बहुत हो गया। ठीक है, सो ड्यूरिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी स्टेट अ हाइपोथेसिस and we apply some sort of test that could be anything, t test, z test, chi-square test, whatever. We apply test of significance to our data to test the hypothesis. Okay, so we have a hypothesis, we choose a test, we apply that test to see significance of our data, we apply that test to test the hypothesis. अभी वो टेस्ट ने आपको कोई भी रिजल्ट दिया, पॉजिटिव दिया या नेगेटिव दिया, विथ रिस्पेक्ट टू योर हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया या हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया, विथ रिस्पेक्ट टू दैट वो रिजल्ट जो है, इज दैट अ चांस रिजल्ट और इज दैट अ ट्रू रिजल्ट? That is decided by the p-value, which is decided in the beginning, at the beginning of the study. So we accept the hypothesis if the probability of it being wrong is extremely small. That is given by the p-value. So the p-value usually denotes the probability that event has occurred by chance. Okay, so less p-value means less is the probability that the event is a chance occurrence,
therefore the event is a significant occurrence, therefore smaller p-value is a better test of significance. In medical research, we normally use a p-value of less than 5%, that is p less than 0.05. ठीक है? Statistics में ऐसा है ना, कुछ चीजें we don't know, मतलब I don't know, and कुछ चीजें we know but we don't know how to write. तो ठीक है, so that is p-value. We state a hypothesis, apply test to test the hypothesis. If that test, whatever result the test gives, is that result a coincidence or is that a significant result, is decided by the p-value. The p-value is normally decided at the beginning of the test, and in medical research it is usually less than 5%. Limitations क्या है? Statistical significance of the data does not imply clinical significance. ये अपन ने PSM में एक जमाने में पढ़ा था. So what means is, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बाबा हमारे डेटा सेट में हमने देखा तो जिनके नाम ए से चालू हुए हैं उनको MI ज्यादा आया है. तो this is statistically there but it is not really logical. So statistical significance does not imply clinical significance always. And second, while interpreting p-values, we must consider what is the study design, because that will also add some weight. जैसे अगर randomized control trial है उसमें p-value है, that is different from a case control study or a cohort study or an observational study with the same p-value. So p-values are also, the weightage of a p-value is also decided by the study design. दूसरा, what is the condition under study? That is, are you studying smoking association with lung cancer, or are you studying something else associated with lung cancer? Then we have these things which will obviously determine your data interpretation. That is, we have the quality of data. Is it representative of the population? We have the validity of the assumption. Is it biology? अपन ने पढ़ा था PSM में. Is it biological, or is it logical that this causation can happen? And तीसरा है appropriateness of the test that we have applied. So p-value is just a significant है कि नहीं उतना ही देखना है, पर आपने वो p-value अपने डेटा को लगाया है तो वो डेटा का क्वालिटी कैसा है. आपने वो p-value तब यूज किया है जब आपने कोई टेस्ट लगाया है अपने डेटा को टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस, तो वो टेस्ट का अप्रोप्रिएटनेस है कि नहीं. और दूसरा, आपका जो हाइपोथेसिस है वो वैलिडली अज्यूम, मतलब लॉजिकल लग रहा है कि नहीं. सो डेटा, टेस्ट, हाइपोथेसिस का वैलिडिटी. उसके अलावा what is the condition that you're studying and the study design, that is what we must consider while interpreting the p-value. ठीक है, so this was p-value, what it is, उसका limitation क्या है, उसका importance. फिर से बोलो जल्दी प्लीज. देख, p-value is, हम कोई भी स्टैटिस्टिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डेटा के ऊपर हम एक टेस्ट लगाते हैं, दैट इज Z टेस्ट, chi square टेस्ट, और जो भी टेस्ट लगाया, और उसके बाद हम वो टेस्ट का जो रिजल्ट आया, इज दैट अ रिजल्ट दैट इज सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट. मतलब द रिजल्ट विल टेल यू कि हाइपोथेसिस सही है या हाइपोथेसिस गलत है. तो वो सही और गलत जो भी बताया उसने, वो एक्चुअली सही और गलत है या वो बाय चांस ऐसा आ गया है, समझे. तो दैट इज the way of testing a hypothesis. So p-value का इसके अंदर रोल क्या है कि वो जो the test that you have done, if that test is telling you that whatever your hypothesis is, whatever the result it is giving for the hypothesis, is that result a by chance occurrence or is that result a true occurrence, that is decided by the p-value. So the p-value is always decided at the beginning of the study that you are taking, and that p-value in medical research is usually less than 5%. So if p-value is, for जितना वो p-value कम होगा उतना आपका टेस्ट का significance ज्यादा होगा, because see, understand this, you have a hypothesis, then you go on to collect data. So p-value means that among 100 times 100 patients, by less than 5% patients I will be wrong. हाँ, ठीक है, बेसिकली ऐसा ही. यस, तो यू हैव अ हाइपोथेसिस, यू कलेक्ट डेटा, यू अप्लाई अ टेस्ट, दैट कुड बी chi square, t test, z test, whatever test you apply, and you have a result. This result you have to interpret in terms of hypothesis कि ये पॉजिटिव, मतलब ये हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है. एंड जो भी ये टेस्ट का रिजल्ट आया,
क्या वो सिग्निफिकेंट है और कोइंसिडेंस है, ठीक है। तो दिस इज डिसाइडेड बाय द पी वैल्यू, ओके। सो जितना पी वैल्यू कम होगा उतना कोइंसिडेंस का चांस कम होगा, उतना आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट रहेगा, ठीक है। सो पी वैल्यू मेडिकल साइंस में यूजुअली लेस देन 5% रखते हैं। लिमिटेशन क्या है? स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डज नॉट अप्लाई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑलवेज। तो उसमें उसने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि हमारा जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसमें 10 लोग, उसमें हमने देखा है कि बाबा जिन रिजल्ट आया कि जिनका नाम ए से चालू होता है उनको एमआई ज्यादा होता है। So that is a very, it is not a logical explanation. So statistically significant आ रहा है क्योंकि शायद आपका डेटा skewed है, उसमें A वाले लोग ज्यादा हैं, उसमें कुछ तो लोचा मारा है अपना, but it is not really logical. So statistical significance does not imply clinical significance. इसको बाद में आपने basically how to avoid this fallacy, उसके लिए आपने ये लिखा है कि while interpreting p values we must consider what all, we must consider कि हमारा स्टडी का डिजाइन क्या है। हमारा स्टडी आरसीटी है, मेटा एनालिसिस है, हमारा स्टडी रेट्रोस्पेक्टिव है, ऑब्जर्वेशनल है, प्रोस्पेक्टिव है, लॉन्गिट्यूडनल है, व्हाट। तो स्टडी डिजाइन विल आल्सो ऐड द वैल्यू ऑन p। कंडीशन क्या अपन पढ़ रहे हैं, डिसीज क्या पढ़ रहे हैं, रिस्क फैक्टर क्या पढ़ रहे हैं, एंड देन जो आपकी स्टडी के कंपोनेंट्स हैं उनका क्वालिटी कैसा है। आपने एक अपेरेंट डेटा लिया है तो वो डेटा बराबर है, रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, वो आपने जो अज्यूम किया दैट इज योर हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस लॉजिकल एंड बायोलॉजिकली पॉसिबल लग रहा है कि नहीं। एंड थर्ड इज आपका जो टेस्ट अप्लाई किया है आपने, टी करा है, जेड किया है, काई स्क्वायर किया है, व्हाटएवर टेस्ट यू अप्लाइड, इज दैट टेस्ट आल्सो अप्रोप्रिएटली अप्लाइड इन द सिनेरियो। सो ऑल दीस थिंग्स विल डिसाइड whether we are considering the p value to be significant or not, ठीक है। तो ये आपका रह गया p value। अभी ये because we had ये different types of studies, so different type of studies है, ये मैंने थोड़ा color coding करके किया है। Observational versus experimental. Observational is when we observe the patients without allocation of any intervention, ठीक है। कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है विच इज यूजुअली ऑब्जर्वेशनल, बिकॉज रेट्रोस्पेक्टिव में ऑलरेडी आपने डेटा कलेक्ट कर लिया होता है, डेटा रिकॉर्ड कर लिया होता है, आपको सिर्फ जाके उसका कॉजेशन ये सब निकालना है। तो यू आर नॉट रियली अप्लाइंग एनी इंटरवेंशन, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग एंड finding out what if the result is there or not. Experimental is when you're applying an experiment. So researchers allocate the treatment or some form of treatment as the experimental arm. Any experimental study which technically involves humans are called trials. फिर वो trials का आपका phase 1, phase 2, phase 3 अलग है, but they are called trials. What is a case control study? A case control study is a type of observational study in which two existing groups differing in outcome are identified and compared on the basis of some supposed causal attribute. So two different groups will be, for example, people who are smoking only and people who are smoking plus alcohol. तो इसमें आपने हेड एंड नेक कैंसर देखा, तो समझो स्मोकिंग के अंदर हेड एंड नेक कैंसर 10% आया, अल्कोहल और स्मोकिंग के अंदर हेड एंड नेक कैंसर 20% आया। तो यू हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स विद टू डिफरेंट आउटकम्स यू हैव आइडेंटिफाइड इन रेट्रोस्पेक्ट। आपने एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं डाला, आपने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन किया, देयरफॉर यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, और वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपने कोई कॉजल एट्रीब्यूट को रिलेट करना है कि भाई सिर्फ अल्कोहल, सिर्फ स्मोकिंग किया तो हेड एंड नेक कैंसर 10% होता है, सिर्फ स्मोकिंग एंड अल्कोहल दोनों किया तो हेड एंड नेक कैंसर 20% होता है। तो बेसिकली अल्कोहल इज हैविंग एन एडिटिव इफेक्ट ऑन स्मोकिंग एंड हेड एंड नेक कैंसर। तो ये यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ कॉजल एटीट्यूड, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, केस कंट्रोल। Then you have retrospective and prospective. As the name suggests, retrospective is data has already been gathered and stored in the registry. It is a back study. Prospective is a forward study. ये 2-3 words की अपने को लिखना है, फिर आगे कुछ लिखा कि नहीं लिखा does not matter. So prospective study is a type of cohort study or a group study where participants are enrolled into the study before they develop the disease or outcome, and therefore it is a forward study. So cohort क्या होता है? It is a population of interest. Cohort itself is a population of interest, and cohort study is when this population of interest is identified and followed prospectively, मतलब in a forward direction, in order to determine outcomes and associations with risk factors.
ठीक है. So observational experimental case control, retrospective versus prospective. Type of prospective is a cohort study, and then we have cross sectional longitudinal. Cross sectional के अंदर हमेशा you write this snapshot. Cross sectional study is a snapshot in time. This is the group. You are basically creating a picture. So used to survey one point in time represents a snapshot. Longitudinal study मतलब you are multiple times you are studying the same subject. So following the same patients over multiple points of time involves repeated observations of the same variables over short or long periods of time. This can be prospective, retrospective or retroprospective. ठीक है, तो ये याद रखना. Retrospective and prospective are basically आपका point of time से progress किस तरफ है, forward है या backward है. लॉन्गिट्यूडनल इज सिंपली सेइंग कि वो वाले पेशेंट के ग्रुप को आप फॉलो कर रहे हो, वेदर यू आर फॉलोइंग दिस वे, दैट वे और बोथ वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट. यू आर बेसिकली फॉलोइंग द सेम ग्रुप ओवर मल्टीपल पीरियड्स ऑफ टाइम. यू कैन फॉलो फॉर एग्जांपल वो अपना हिटलर का होलोकॉस्ट सर्वाइवर है, तो आप उस टाइम या वो अपना बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, एटम बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जापान में, तो वहां उस टाइम से लोगों का अभी तक का फॉलो अप कर रहे हो, दैट इज आल्सो लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है, सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ स्टडीज. देन यू कम टू ऑड्स रेशियो. ऑड्स रेशियो क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम, also known as cross product ratio. Measure of association between exposure and outcome, also known as cross product ratio. Cross product क्यों? क्योंकि ऐसे बनता है. तो ये है risk factor present, risk factor absent, disease present, disease absent. A, B, C, D, AD by BC. ये आपका है odds ratio. ये ऐसे ही बनाना टेबल. इसमें कहीं पे A, B, C, D मत लिखना. This is A, this is B, this is C, this is D. ऐसे ही जाएगा. ठीक है? So risk factor present, risk factor absent, disease present, disease absent, number of people A, number of people B, number of people C, number of people D. So A into D divided by B into C is the cross product. Cross product हो गया और उसका रेशियो निकाला AD by BC. So that is odds ratio. अगर odds ratio 1 आता है तो exposure does not affect the outcome. Odds ratio more than 1 आता है तो exposure is associated with higher odds of outcome. Less than 1 आता है, exposure associated with lower odds of outcome. ठीक है, odds ratio के अंदर अपने को C की बातें बहुत सारी करनी है. तो odds ratio का वैल्यू तो आ गया. अभी समझो आपका odds ratio 1.5 आया, तो वो 1.5 मतलब रिस्क फैक्टर और आउटकम का पॉजिटिव एसोसिएशन है, बट वो कितना वैलिड है that is decided by your study's confidence interval. So 95% confidence interval is used to estimate the precision of the odds ratio. अगर बहुत large confidence interval है, indicates a low level of precision. मतलब आपका डेटा अगर 1 से लेके 100 तक है, तो आपका odds ratio 1.5 आया है. दूसरा में आपका डेटा 1 से लेके 20 तक है और odds ratio 1.5 आया है, तो obvious सी बात है कि यहाँ पे सेकंड वाले में आउटकम और रिस्क फैक्टर का एसोसिएशन पॉजिटिव दोनों में है, पर मोर स्ट्रॉन्ग इन द सेकंड सेट बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा. आपका डेटा जितना कम है उतना आपका ऑड्स रेशियो का वैल्यू बढ़ जाता है. वैल्यू मतलब इफेक्ट बढ़ जाता है. इफेक्ट वैल्यू उतना ही रहता है, इफेक्ट बढ़ जाता है. सो यू हैव 2 डेटा सेट्स. I have a data set of 200 patients comparing smoking and lung cancer. You have a data set of 1000 patients comparing smoking and lung cancer. हम दोनों के odds ratio के डेटा में 1.5 आया है, तो both of us are in the interpreting that, inferring that smoking has a positive association with lung cancer. But your data holds more value. Why? Because your data is of 1000 patients. In 1000 patients, every patient has a 1.5 time risks of lung cancer if he or she is smoking. In my data, it is just a 200 का data bit. तो number of people is less, so association same है, पर उसका validity ज़्यादा है तुम्हारे डेटा में मेरे डेटा से. So that is the effect of first C, confidence interval on the odds ratio. Then you come to where it is applied.
सेकंड सी, odds ratio are most commonly used in case control studies. केस कंट्रोल अपन ने क्या देखा था यहाँ पे, इट इज एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी जहाँ पे दो ग्रुप है, आउटकम अलग है, और आप दोनों ग्रुप में आउटकम अलग क्यों है वो फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हो. कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं डाल रहे हो, आउटकम है आपके पास ऑलरेडी, आप सिर्फ कोशिश कर रहे हो कि क्यों. तो जैसे अपन ने बोला, इसमें एग्जांपल अल्कोहल का दिया था ना मैंने, तो अल्कोहल का शायद एडिटिव इफेक्ट होगा, तो दैट कैन बी डिसाइडेड ऑन द ऑड्स रेशियो. It can also be used in cross-sectional and cohort study. So, case control, cross-sectional, cohort. And तीसरा है confounding. When a non-causal association is observed between a given exposure and outcome, it may be due to confounding. ठीक है, जैसे वो ही आ गया अपना, A वाले लोगों को MI ज्यादा हो रहा था, तो ये non-causal association है, तो it may be due to confounding. तो आपका confounding bias रहेगा. उसमें कंफाउंडिंग बायस में आपका ये रहता है ना, पॉपुलेशन बायस रहता है, सिलेक्शन बायस. ये दिस मस्ट बी अ सिलेक्शन बायस कि आपके पास पेशेंट जिनके नाम ए से ज्यादा चालू हो रहे हैं वही जाता है, सिलेक्शन बायस. सो ऑड्स रेशियो क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड अ क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो, एसोसिएशन बिटवीन एन आउटकम एंड एक्सपोजर. हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इसका वैल्यू का इंटरप्रिटेशन क्या है, एंड ऑड्स रेशियो का इंटरप्रिटेशन करने के पहले आपको क्या देखना है, डेटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल देखना है. आपको अप्लाई कहाँ पे करना है ऑड्स रेशियो, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी, और कंफाउंडिंग नहीं हो रहा ना, इसका आपको यू हैव टू मेक श्योर. देन वी कम टू सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड पीपीवी एंड एनपीवी. सो सेंसिटिविटी अपने को पता है, सी सेंसिटिविटी है दोनों का, बस थोड़ा सा ये अलग है, बोलने का तरीका अलग है, टेबल यही बनता है, ठीक है ना. ये है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव, स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव. दैट मींस मैमो पॉजिटिव, मैमो नेगेटिव, ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट, ब्रेस्ट कैंसर एब्सेंट. सो इफ मैमो इज पॉजिटिव, ब्रेस्ट कैंसर इज प्रेजेंट, दिस इज ट्रू पॉजिटिव. मैमो इज पॉजिटिव बट ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, तो इट इज फॉल्स पॉजिटिव, बिकॉज पेशेंट आपके पास स्क्रीनिंग लेके आ रहा है ना, उसके ऊपर आप डिटरमाइन करोगे उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है कि नहीं. पेशेंट डिसीज लेके नहीं आ रहा, पेशेंट डिसीज का टेस्ट लेके आ रहा है. इवन क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज टेक्निकली अ स्क्रीनिंग टेस्ट. अपन ने ब्रेस्ट में देखा ना, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में दिस इज बेटर, दिस इज रियली नॉट वैलिड. Why? Because these are both screening tests, na? So when you have a patient who comes with you with a positive screening test, will you investigate further or not is decided by the patient's test ka sensitivity and PPV, NPV specificity. So all this is with respect to a screening test, and a patient comes to you with the result. So whether it is clinical examination or whether it is a test, that is different, but here the screening. डायग्नोस्टिक में भी लग सकता है ना यार. हाँ, ये डायग्नोस्टिक पे लिख सकता है. डायग्नोस्टिक मतलब वो है ना, डायग्नोस्टिक आपको बता रहा है उसका सेंसिटिविटी भी हाई है, स्पेसिफिसिटी हाई है, पीपीवी भी हाई है, सब कुछ हाई है. तो डिसीज है कि नहीं, या उसकी जगह आप लिख सकते हो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, या फिर यहाँ पे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड डिसीज, जो भी है, मतलब पॉइंट है, दिस इज द थिंग इन क्वेश्चन, दिस इज द एक्चुअल रियलिटी. ठीक है. सो ट्रू पॉजिटिव, यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव है, डिसीज नहीं है, मतलब इट इज फॉल्स पॉजिटिव. यहाँ पे टेस्ट नेगेटिव है पर डिसीज एक्चुअली है, तो इट इज फॉल्स नेगेटिव. यहाँ पे टेस्ट नेगेटिव है और डिसीज भी नहीं है, मतलब ट्रू नेगेटिव. तो ये पॉपुलेशन टोटल हो गया और ये पॉपुलेशन टोटल हो गया. तो सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटीज ये, पीपीवी एंड एनपीवीज ये. तो सेंसिटिविटी क्या है? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ऑल दोज हु हैव द डिसीज. मतलब it is a ratio of all those people who have been tested positive with the number of people who actually have the disease. So sensitivity मतलब अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेशेंट को डिसीज, हाउ मेनी पेशेंट्स विथ द डिसीज कैन द टेस्ट एक्चुअली पिक अप. अगर 100 पेशेंट को डिसीज है तो मेरा टेस्ट कितने पेशेंट्स को ट्रू पॉजिटिव बोल सकता है, 100 में से कितनों को आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो एक्चुअली डिसीज वाले हैं. तो ट्रू पॉजिटिव कितना है, दैट इज सेंसिटिविटी. स्पेसिफिसिटी मतलब जिनको डिसीज नहीं है उसमें से एक्चुअली किनको नहीं है ऐसा टेस्ट बताता है. सो इफ 100 पीपल डोंट हैव डिसीज, दे आर नॉर्मल, देन आउट ऑफ दोज नॉर्मल इंडिविजुअल्स
how many individuals is my test going to actually label as normal? That is true negative. So this is sensitivity and specificity. Then you come to PPV and NPV. PPV and NPV का इसको समझने का बहुत अच्छा तरीका लिखा है उसने. When thinking about predictive value of test, imagine you are a physician discussing the result of a screening with a patient. Abhi, if the test was positive, how likely is it that he really has the disease? ठीक है, आप देख रहे हो, आपका खाली ये टेबल में डायरेक्शन चेंज हो गया. What was sensitivity and specificity? कि out of all those who have the disease, how many are actually correctly identified by the test? Or out of all those who don't have the disease, how many are actually labeled negative by the test? Okay, so ये sensitivity specificity. PPV and NPV क्या है? Out of all those who have been called positive, actually how many are positive? And out of all those who are called negative, actually how many are negative? तो इसका example ऐसा है कि if the patient comes to you with a positive FNAC of a breast lump, what is the likely that the breast lump is actually positive for malignancy? And if the patient comes to you with an FNAC saying there is no disease, no malignant cells, what is the likelihood that the patient does not have malignancy? Typical example इसका PTC और FTC का कर सकते हो आप, दिमाग में याद रखने को. FNAC, in case of PTC, you diagnose with the help of nuclear features. You don't really need to see invasion through a capsule, which you need in follicular cancer because वहाँ पे आपके पास nuclear features नहीं है. PTC के अंदर आपके पास orphan यानी nuclei है. तो अगर PTC का पेशेंट है और FNAC बोलता है कि इसके अंदर PTC दिख रहा है मेरे को, तो FNAC के ऊपर how sure you are that उसको actually PTC है? You are very sure. तो मतलब PTC का diagnosis FNAC के ऊपर 99% आप मान के चलो या 100% मान के. तो if the FNAC calls the patient as PTC, you are 99.99% sure the patient has PTC. But if the FNAC says that the patient does not have FTC, are you really sure? You are not, because FTC को diagnose करने के लिए FNAC जरूरत पड़ता ही नहीं है. FTC को diagnose करने के लिए आपको invasion का जरूरत है. So if the FNAC says कि patient does not have follicular thyroid carcinoma, you are not really sure of it. You will have to do a lobectomy. समझे? तो बस direction अलग है. इसी को ऐसे तरीके से आप याद कर सकते हो कि that is why Bethesda ने follicular neoplasm को category 3 दिया. It could be ATP of unknown significance also, because you cannot diagnose FTC on FNAC. तो मतलब मैंने FNAC का example याद रख के इसको ऐसे किया कि for PTC, FNAC is a high positive predictive value. For FTC, FNAC has a FNAC has a low negative predictive value. तो इसीलिए आप इसको rule in और rule out test में भी ऐसे use कर सकते हैं कि rule out test मतलब क्या? High negative predictive value. That is, if the test was negative, if the test is negative, how likely is it that he really does not have the disease? ठीक है? तो अगर FNAC negative है, तो how likely is the patient not having a papillary thyroid carcinoma? Very likely. So FNAC for papillary thyroid carcinoma is an excellent rule out test. Similarly, if the test was positive, how likely is that the patient really has the disease? That is a rule in test. So if you have a new test in the market, you want to know कि उसको मैं कब अप्लाई करूं. एक पेशेंट मेरे पास आया जिसके पास टेस्ट पॉजिटिव है, दूसरा पेशेंट आया जिसके पास टेस्ट नेगेटिव है. तो ये जो पॉजिटिव टेस्ट है वो बताती कितना श्योरिटी के साथ है कि उसको एक्चुअली डिसीज है. तो अगर अच्छा ये वैल्यू उसका अच्छा है कि टेस्ट इज पॉजिटिव, दैट मींस डिसीज इज एक्चुअली देयर, दैट मींस द टेस्ट हैज अ हाई positive predictive value, that means I can use the test as a rule in test कि ये टेस्ट अप्लाई किया, अगर इसमें डिसीज आ गया तो नक्की इसको डिसीज है. तो इट इज अ रूल इन टेस्ट. अगर पेशेंट आता है जो टेस्ट नेगेटिव लेके आता है, तो ये नेगेटिव टेस्ट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव एंड कंफर्मेटरी कि दिस इज डेफिनेटली नॉट अ डिसीज. देन
that test I can use to rule या फिर out वो a disease. मुझे So उनको it is a बोल rule दीजिए आप out 11:30 test. से 12 अब इसमें खाली याद इतना रखना है कि हाई पीपीवी मतलब हाई स्पेसिफिसिटी, हाई एनपीवी मतलब हाई सेंसिटिविटी, इतना याद रखना है। ये खाली आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें ऐसा है एक स्नाउट एंड स्पिन, दो चीज याद रखना आपको। हाँ वो तूने बताया था एक बार, क्या था? स्नाउट एंड स्पिन। तो स्नाउट इज एस एन, सेंसिटिविटी हो गया ना स्नाउट, हाँ एस एन सेंसिटिविटी, एक एन और डाल दे बीच में, इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज रूल आउट। स्नाउट है ना, हो गया ना, सेंसिटिविटी, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड रूल आउट। या एंड स्पिन स्पेसिफिसिटी पॉजिटिव देन रूल इन। स्पेसिफिसिटी एंड पॉजिटिव इज रूल इन। ठीक, नहीं बढ़िया, ओके। बस means that sensitivity, that specificity is rule in, huh? क्या? Specificity means rule in, huh? Specificity is correlated with positive predictive value. High specificity मतलब high positive predictive value मतलब rule in. Okay, means specificity means rule in. हाँ, specificity means positive predictive value means rule in. ठीक है, high specificity मुझे उल्टा याद है। मैं इसलिए तो ना ये स्पिन एंड मुझे याद था जो रूल इन है वो सेंसिटिविटी है, जितना मुझे मतलब मैंने ऐसे याद रखा। नहीं जो इसको याद रख, तभी तेरा बेड़ा पार होगा। देख ना, रूल इन का संबंध है ना, रूल इन मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है स्पिन, स्पिन याद रखेंगे। स्पिन मतलब सेंसिटिव, स्पेसिफिसिटी रूल इन ना। हाँ, स्पिन स्पिन याद रखेंगे मुझे लगता। मतलब रूल इन रूल आउट को ना पीपीवी और एनपीवी के हिसाब से याद रखना आसान है, पर ये सेंसिटिव स्पेसिफिक में हमेशा कंफ्यूजन आएगा, तो इसलिए वो स्नाउट और स्पिन अच्छा है। ठीक है, हाई सेंसिटिविटी, मुझे उल्टा याद था, हाई एनपीवी। ठीक है, therefore rule out. Rule out. So we can say if a high sensitive test is negative, it is rule out. Yes, ये है high specificity, high PPV, therefore rule in. ठीक है, चलो डन फॉर द डे, डन फॉर द डे। yes.